कि आजकल सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया एक प्रोपोगंडे में एक सिद्धांत प्रचार मिला रहा है कि हिंदू बहुसंख्यक है। मुझे तो समझ में नहीं आता हिंदू बहुसंख्यक कैसे। एससी अछूत है तो अछूत हिंदू कैसे है भाई? एक साथ दोनों अछूत भी है, मतलब छूने लायक भी नहीं है और हिंदू भी है। एक साथ दो नहीं हो सकते, आप अछूत भी हो और हिंदू भी हो। भाजपा पंजाब में मास बेस पार्टी नहीं है, वहां उनको सीटें जीतना मुश्किल है क्योंकि उनका बेस नहीं है और इस वजह से वो अपना बेस बनाने के लिए ये झगड़ा लगाना चाहते हैं। जब तक कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस हिंदू मुसलमान की थ्योरी सीक्रेटली प्रैक्टिस करते थे। पंजाब में जो आरएसएस और ब्राह्मणवादी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के सफाई का काम करने वाली जो जाति पंजाब में है, उनके लोग जो सिख धर्म में कन्वर्ट हो गए और जो जाट है वो भी सिख धर्म में कन्वर्ट हो गए, उनके बीच में इस मुद्दे को झगड़ा लगाने के लिए प्रचार कर रहे हैं कि ये नकली सर्टिफिकेट जाट सिखों के द्वारा लिया गया है। तो हम लोगों को ये दिखाई देता है कि ये शेड्यूल कास्ट और जाटों के बीच का झगड़ा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मगर ये शेड्यूल कास्ट और जाटों के बीच का झगड़ा ना होकर इसके पीछे आरएसएस की जो सोच है वो सोच है कि इसमें धार्मिक मुद्दा उठाया जाए। जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो ओबीसी के लोग हैं तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड आदिवासियों को ओबीसी के साथ लगा दिया झगड़ा नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो इससे क्या हुआ, इसके पीछे क्या मकसद था? इसके पीछे नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो ओबीसी है उनको हिंदू बनाया जाए। अगर मान लो क्रिश्चियन वर्सेस ओबीसी की लड़ाई होती है तो क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू धर्म की लड़ाई होगी और ऐसी लड़ाई होने से नॉर्थ ईस्ट रीजन में बीजेपी और आरएसएस के लोगों को अपना संगठन बढ़ाने का, फैलाने का मौका मिलेगा। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में उन्होंने ये खेल खेला। सेम खेल पंजाब में शेड्यूल कास्ट की 31 से लेकर 33% संख्या है, उसमें इस बात को आधार बनाकर अगर आरएसएस भाजपा के लोग उसके अंदर घुस जाते हैं तो वो भाजपा पंजाब में मास बेस पार्टी नहीं है, वहां उनको सीटें जीतना मुश्किल है क्योंकि उनका बेस नहीं है और इस वजह से वो अपना बेस बनाने के लिए ये झगड़ा लगाना चाहते हैं और झगड़ा लगाने के लिए वो उनको प्रमोट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से पर्दे के पीछे जब उसको प्रमोट करेंगे, प्रमोशन करेंगे तो वो लोग उनके साथ जुड़ेंगे। तो इससे और एक मकसद है उनका कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को सिखिज्म के विरोध में भड़काकर उनको वापस सिखिज्म को छुड़वाकर ब्राह्मण धर्म के फोल्ड में लाया जाए। ये भी, इसके पीछे भी एक रिलीजन एस्पेक्ट है जो सुपरफिशियली ऊपर से देखने से दिखाई नहीं देता, मगर इसके पीछे ऐसा मकसद निश्चित रूप से है क्योंकि आरएसएस भाजपा की जो स्ट्रेटेजी है कि सारे देश भर में मामला मुसलमान का बनाया जाए। जब एससी एसटी ओबीसी के लोग एससी एसटी ओबीसी के नाम पर जागृत होते हैं, संगठित होते हैं, अपना इंडिपेंडेंट आंदोलन खड़ा करते हैं, अपना नेतृत्व खड़ा करते हैं, तो एससी एसटी ओबीसी के नाम पर संगठन बनाने से मान लो एससी का संगठन बनता है, एससी का लीडर पैदा होगा, एसटी का संगठन बनता है, एसटी का लीडर पैदा होगा, ओबीसी का संगठन बनता है, ओबीसी का लीडर पैदा होगा, बनेगा। अगर मान लो कि यही एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू के नाम पर इकट्ठा होंगे, ब्राह्मण उसका लीडर बनेगा।
ये बात हम लोगों को जितने जल्दी ये बात समझ में आएगी उतने जल्दी ब्राह्मणों की साजिश समझ में आएगी। अभी लेबर लोगों के संबंध में एक मुद्दा उठा था कि 100 साल में ऐसा क्या हो गया कि लेबर लोगों का कानून 100 साल में उन्होंने खत्म कर दिए। अरे 100 साल में तो और ज्यादा मजबूत होना चाहिए था, वो खत्म कर दिए। खत्म करने के बाद भी वो लेबर लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। क्यों? वो लेबर जो था, लेबर बनने की वजह से संगठन बना, लेबर बनने की वजह से ट्रेड यूनियन बना, लेबर बनने की वजह से राइट मिला, लेबर हिंदू बन गए, खत्म हो गया मामला। अब वो हिंदू हो गया ना, लेबर थोड़ी रहा। आ रहा, समझ में आ रहा है? ये जो हर जगह इफेक्ट कर रहा है ये मामला, हिंदू मुसलमान वाला जो मामला है, ये इसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं अकेले। और ये ऐसी थ्योरी है कि आजकल सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया एक प्रोपोगंडे में एक सिद्धांत प्रचार मिला रहा है, हिंदू भारत में बहुसंख्यक है। आप लोग अगर अखबार पढ़ते होंगे, अगर अखबार आप पढ़ते होंगे तो अखबार में एक थ्योरी प्रचार में लाई जा रही कि हिंदू बहुसंख्यक है। मुझे तो समझ में नहीं आता हिंदू बहुसंख्यक कैसे। एससी अछूत है तो अछूत हिंदू कैसे है भाई? एक साथ दोनों, अछूत भी है मतलब छूने लायक भी नहीं है और हिंदू भी है। एक साथ दो नहीं हो सकते, आप अछूत भी हो और हिंदू भी हो। जंगलों में रहने वाले वो आरएसएस के तो जंगली लोग है, अरे जंगली लोग है, जंगली भी है हिंदू भी है। वर्ण व्यवस्था में ओबीसी के जो लोग हैं वो शूद्र है, शूद्र है, अधिकार वंचित है, अधिकार वंचित है, गुलाम है, गुलाम भी है, हिंदू भी है। तो ये जो हिंदुस्तान वाली जो थ्योरी है, ये ब्राह्मणों को, अल्पसंख्यक 3.5% ब्राह्मणों को बहुसंख्यांक सिद्ध करती है। और फिर इसके आधार पर सारा मीडिया आर्टिकल लिखवाता है, क्योंकि पत्रकार लोग ब्राह्मण लोग है, वो हिंदू समाज बहुसंख्यक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का या रेशियल जो सिस्टम था उसके अनुसार ब्राह्मण का एक रेस है और उस रेस के आधार पर ब्राह्मण अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करते थे। जैसे ही एडल्ट फ्रेंचाइज का आया, ब्राह्मणों को ये बात समझ में आई कि तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा तो ब्राह्मणों को सेग्रीगेट करने का मुद्दा है। ये 3.5% वालों को 3.5% सिद्ध करने का मामला है और 3.5% के आधार पर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो ये ग्राम पंचायत में पंच भी चुनकर नहीं आ सकता, तो ग्राम पंचायत में सरपंच कैसे बनेगा? जब ग्राम पंचायत में 3.5% के आधार पर सरपंच नहीं बना सकते, देश के प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? और देश का प्रधानमंत्री नहीं बना पाएंगे तो फिर देश की व्यवस्था पर कब्जा कैसे करेंगे? तो हमारा वर्चस्व कैसे होगा? तो ये जो थ्योरी है, हिंदू मुसलमान की थ्योरी जो है, वो 3.5% ब्राह्मणों को एक रूलर बनाने वाली थ्योरी है, शासक वर्ग बनाने वाली थ्योरी है। इसने कांग्रेस को कमजोर किया, मगर कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रही। क्यों? कांग्रेस यही काम सीक्रेटली प्रैक्टिस करती थी। जब तक कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस हिंदू मुसलमान की थ्योरी सीक्रेटली प्रैक्टिस करते थे। और सीक्रेटली प्रैक्टिस करने के दौरान कांग्रेस क्या करती थी कि मुसलमानों के विरोध में देश में जो आंदोलन चलते थे उसको सीक्रेटली प्रमोट करते थे, सीक्रेटली प्रमोट करते थे और उस आंदोलन का विरोध नहीं करते थे, उसको अंदर से प्रमोट करते थे। इस प्रमोट क्यों करते थे? क्योंकि कांग्रेस के लीडर ब्राह्मण ही हुआ करते थे।
उस समय उस थ्योरी का कांग्रेस को फायदा होता था। अब आरएसएस के ब्राह्मणों ने इस कमजोरी को आइडेंटिफाई किया कि कांग्रेस सीक्रेटली प्रैक्टिस कर सकती है, ओपनली हिंदू मुसलमान का मामला पर स्टैंड नहीं ले सकती, क्योंकि इससे 15% मुसलमान कांग्रेस के विरोध में हो जाएगा। ये जैसे ही आरएसएस ने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने एक दाव पेच खेला कि कांग्रेस सीक्रेट प्रैक्टिस करती है, हम ओपन करेंगे। कांग्रेस ओपन कर नहीं पाएगी। आ रहा, समझ में आ रहा? तो आरएसएस जो है इसको ओपन कर रही है, कांग्रेस उसको सीक्रेट में करती है। सीक्रेट में क्यों करती है? क्योंकि सीक्रेट करने से 15% मुसलमान बहुत आसानी से कांग्रेस के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि मुसलमानों को पता नहीं चलता, मुसलमान लीडरलेस लॉट है। भारत में जो मुस्लिम है वो लीडरलेस लॉट है, क्योंकि जो मुस्लिम लीडरशिप थी वो तो पाकिस्तान चली गई, इसलिए मुसलमानों के पास लीडरशिप नहीं है भारत में, वो लीडरलेस लॉट है। इस वजह से वो कांग्रेस के दांवपेच के शिकार है। तो ये बारीकियां हम लोगों को समझना होगा। तो ये हिंदू मुसलमान की थ्योरी का बहुत भयंकर, जब एससी एसटी ओबीसी आता है तो एससी एसटी ओबीसी जब हिंदू बन जाता है तो एससी एसटी ओबीसी की 74.5% संख्या ब्राह्मणों के अकाउंट में जमा हो जाती है और एससी एसटी ओबीसी का वोट 0 हो जाता है। जब एससी एसटी ओबीसी का वोट 0 हो जाता है, एससी एसटी ओबीसी के लोग रहते हैं, वोट 0 हो जाता है। एससी एसटी ओबीसी के लोग रहते हैं, वोट 0 हो जाता है। वोट बीजेपी में जमा हो जाता है, आरएसएस में जमा हो जाता है, उनके अकाउंट में जमा हो जाता है, ब्राह्मण के अकाउंट में जमा हो जाता है। ये रणनीति जब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगी, हमारे ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं एससी एसटी के और उसमें ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के, दो बातें पढ़े लिखे हैं, दो बातें उठाते रहते हैं, अनटचेबिलिटी एट्रोसिटी, अनटचेबिलिटी एट्रोसिटी, अनटचेबिलिटी एट्रोसिटी। अब ये दो मुद्दों के आधार पर आप बहुसंख्यक लोगों को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? अरे समझ में आ रहा? और एट्रोसिटी का मुद्दा नेशनल इश्यू अगर आप मामलों बनाते हो तो आप शासक वर्ग कैसे बन सकते हो, जरा बताओ तो। 15% वोट इकट्ठा होगा, 100% तो वैसे भी कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकता, तो शासक वर्ग बनेगा कैसे? हर लोकसभा और विधानसभा में आपके 15% वोट, मान लो 100% आपने इकट्ठा कर भी लिए, आपका एमएलए कहां चुन कर आएगा? 15% आपका एमपी कहां से चुन कर आएगा? ये सारी बातें काशीराम जी समझते थे, इसलिए बहुजन की थ्योरी को उन्होंने डिजाइन किया, उसको प्रमोट किया और उसको आधार बनाकर उन्होंने बात को आगे बढ़ाया। ये सारा काम काशीराम जी करते थे, ये मायावती के दिमाग का मामला नहीं है। मायावती के बददिमाग, मायावती बददिमाग है, तो उसके औकात की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के जाटों को बुरा लगेगा, अब बुरा लगे इससे मुझे क्या लेने देना है, मैं तो अकल बांट रहा हूं। मैं कोई उनके साथ कोई मेरी कोई रिश्तेदारी है और उसको बिगाड़ने के लिए मैं ऐसा बोल नहीं, मैं इसके पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है। डॉक्टर जब आपके पेट को चीरता है फिर टाका लगाकर आपको बचा लेता है, वो ऐसे मैं काम कर रहा हूं। ऑपरेशन करने से अगर आदमी बच जाता है तो करना पड़ेगा ना, उसके पीछे उसको दर्द देना मकसद नहीं है, उसको बचाना मकसद है। तो ये बारीकियां मुझे समझ में आती, मैं बता रहा हूं। ये मायावती को ये बात समझ में नहीं आती। वो मायावती ने क्या किया, जो जहां से काशीराम जी ने मामला शुरू करके शेड्यूल कास्ट के एक जाति को लेकर आधार बनाकर बात को बहुजन की तरफ लेके गए थे, मायावती ने रिवर्स गियर में वही लाके खड़ा कर दिया।
मायावती ने रिवर्स गियर में लाकर वही लाकर खड़ा कर दिया। अब मायावती के पास में 13% वोट है। जो इमोशनल लोग हैं, जो जाति से अटैच फील करते हैं, उन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। उनको मालूम ही नहीं 13% से एमएलए चुन कर आता है, 13% से एमपी चुन कर आता है, ये उनको कोई समझ में ही नहीं आता। वो तो उनको एक जातीय भावना के आधार पर वो उनसे जुड़े हुए हैं, जातीय नोशन के आधार पर जुड़े हुए हैं। ये सोचना लीड करने वाले आदमी का काम है। तो कांशीराम जी सोचते थे, मायावती सोचती नहीं है। क्योंकि मायावती क्यों नहीं सोचती? इसलिए ये बात हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं बार बार ये बोलते रहता हूं, मान लो जब मैं बोलता हूं भाई शेड्यूल कास्ट में 3 संगठन बनने चाहिए कि अपर लेवल शेड्यूल कास्ट, मिडिल लेवल शेड्यूल कास्ट एंड एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का। होता क्या है कि हम जब शेड्यूल कास्ट के नाम पर अपील करते हैं तो उसमें 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी को आपको अपील करता है, दूसरे को अपील नहीं करता, तीसरे को अपील नहीं करता। इसके लिए आपके पास शेड्यूल कास्ट के ही 3 संगठन होने चाहिए। शेड्यूल ट्राइब के कम से कम 2 संगठन होने चाहिए। ओबीसी के क्या है, नॉमिनेटेड टाइप होना चाहिए, एमबीसी होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए, और इनसे धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ये ओबीसी होना चाहिए। 4 संगठन ओबीसी के होने चाहिए। और ओवरऑल 5247 जाति के जो टुकड़े हैं वो तमाम लोगों में काम होना चाहिए आपका। मैं अपने बातों में ये बात बगैर सोचे समझे नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे रणनीति है। 5000 कुछ लोग, जब मैं बोलता हूं फिर लोग मुझे आके मिलते हैं, मेश्राम साहब ऐसा हो सकता है क्या? मैं कहा क्यों? वो बोलता मुझे शेड्यूल कास्ट के नहीं हो रहे, इतना आप बोल रहे। अरे वो शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं हो रहे, वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम 15% कोई अपील कर रहे तो वो उसके दिमाग में होता है इसी से क्या होगा, वो आता ही नहीं। जो आने वाला है वही नहीं आता। जहां जीतने की संभावना होती है वो आदमी उधर चला जाता है। आप एक तो जीतते नहीं हो, दूसरा अरे जीतते नहीं हो छोड़ो, जीतने की संभावना तो पैदा करो। आपके साथ लोग आएंगे क्यों? एक तो आप जीतते नहीं हो, दूसरा आपके प्रयास से जीतने की संभावना पैदा हो, ऐसा भी नहीं करते तो आपके साथ लोग आएंगे क्यों? तो हम लोगों को जीतने का काम करके लोगों को दिखाना चाहिए। दूसरा, जीतने की संभावना पैदा होना चाहिए। तो जीतने की संभावना आप जो प्लानिंग बनाते हो उससे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 6247 जाति के कार्यकर्ता 6247 जाति में काम करने के लिए लगा दो। लोग आते हैं कि नहीं आते हैं दूसरी बात है, मगर 6247 जाति में हम लोग काम कर रहे हैं तो सुनने वालों को क्या लगेगा? हाँ, ऐसा करने की संभावना है, ऐसा करने की संभावना है। तो संभावना तो पैदा करो कम से कम। अरे कुछ होना जाना नहीं तो संभावना तो पैदा करो। मैं ऑर्गेनाइज थिंकिंग करने वाला आदमी हूं, सिंपली बोलने वाला आदमी थोड़ी हूं। मैं माइक पर बगैर सोचे समझे नहीं बोलता, उसके पीछे रणनीति होती है और रणनीति के तहत बोल रहा हूं। अगर इस तरीके से आप काम करते हो तो काम कर सकते हो, सफल हो सकते हो। तो इस तरीके से मैं ऐसा मानता हूं काम करना होगा। अब मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं। बाकी तमाम हमारे लोग हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से हम लोगों को जागृत करके संगठित करने का काम करना चाहिए। बड़ा परिवर्तन संगठित शक्ति से ही हो सकता है। इस पर हमको हमेशा ट्रस्ट देना चाहिए। यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।